अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। कैसे हम हमारी एनर्जी को बचा सकते हैं और कैसे हम एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि बिजली हम कैसे बचा सकते हैं, कि जब भी आप कहीं अगर बैठे हो और वहां पे पंखा, लाइट, फैन ये सब चल रहा हो और वहां से जब आप उठकर जाएं तो वहां के स्विच ऑफ करके जाएं, पंखे को, लाइट को बंद करके जाएं। मतलब कि स्विच ऑफ करें हमारे लाइट्स को, फैन को, टीवी को और दूसरे इलेक्ट्रिकल आइटम्स को जब उनकी जरूरत ना हो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, आपने सुना होगा सीएफएल बल्ब्स। हम सीएफएल बल्ब्स का इस्तेमाल करें, उससे बिजली बचती है। हम इस्तेमाल करें ट्यूबलाइट्स का, बिजली बचती है। हम इस्तेमाल करें उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जिन पे ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 स्टार की रेटिंग हो, जिसका क्या मतलब है कि हम उससे बिजली को बचा सकते हैं, हम उससे बिजली को बचा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या करना है, यूज ट्यूबलाइट्स एंड एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स। ठीक है। उसके बाद हमारे को अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे कमरे में लाइटिंग की, या हमारे क्लासरूम में या ऑफिस में लाइटिंग कम हो गई है, तो नई लाइटिंग या एक्स्ट्रा लाइटिंग लगाने से पहले चेक करें कि कहीं आपकी ट्यूबलाइट के ऊपर या बल्ब के ऊपर मिट्टी तो जमी हुई नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी ट्यूबलाइट को और बल्ब को क्या करें, साफ रखें। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो लाइटिंग लेवल्स हैं वो 10 से 20% तक बढ़ जाती हैं। तो इससे आपने क्या किया, इससे आपने एनर्जी का एफिशिएंट यूज किया। फिर हम क्या कर सकते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं, आपने बहुत बार टीवी पे ऐड भी देखा होगा कि ढक्कन को बंद करके कुकिंग करें, प्रेशर कुकर में कुक करें, ऐसे वेसल्स में कुक करें जिनमें प्रेशर से कुकिंग हो और एनर्जी कम लगे। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रेशर कुकर यूज कर सकते हैं। और अगर हम कोई पतीला और बर्तन यूज कर रहे हैं तो उसको एक ढकनी से ढककर, लिड से ढककर कुकिंग करें। इससे क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी क्या लग रही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो लग रही है, जो आपके सिलेंडर में भरी हुई है, उसका आप एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो इससे हमने हमारी एलपीजी को बचाया यहाँ पर। साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम कहीं बैठे हों और हमारी जो गर्मी है या जो सर्दी है, अगर हम उसको सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, तो हम उसको टॉलरेट करें। जिससे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे कि गीजर है, सर्दी में अगर आपको लगता है कि आप टैंक के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं तो गीजर का प्रयोग ना करें, या फिर तब ही करें जब बहुत ज्यादा जरूरत है। आप एयर कंडीशनर का उपयोग तभी करें जब बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इनसे भी क्या होगा, इनसे भी हम बिजली को बचा सकते हैं। अब सर्दियों में हमारी आदत क्या होती है, हम हीटर चला के बैठ जाते हैं और गर्मी तापते रहते हैं। पर कितनी ज्यादा बिजली वेस्ट हो रही है। हम थोड़ी देर गर्मी को तापकर उसको बंद कर सकते हैं। तो इससे हम हमारी एनर्जी को बचाएंगे, इससे हमारी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि हम रेफ्रिजरेटर के डोर को ज्यादा देर तक खुला ना रखें। उससे क्या होगा, रेफ्रिजरेटर ने इतनी जो बिजली लगाकर इतनी देर मेहनत करी अपने आप को ठंडा रखने में, आप उसका दरवाजा खोल के खड़े रहते हो और सोचते रहते हो मैं क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आप भूल जाते हो कि आप आए क्यों थे। तो ऐसा ना करें। अपने जो रेफ्रिजरेटर का डोर है उसको ज्यादा समय तक खोलकर ना रखें। इससे भी आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। और आप कैसे बचा सकते हैं एनर्जी को, पेट्रोल को, डीजल को आप कैसे बचाएंगे। मान लीजिए आप, कुछ लोग हैं जो एक ही जगह जाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करें, एक ही व्हीकल यूज करें, कार पूल करें कि आज एक बंदे ने गाड़ी ले ली,
उसमें 4-5 जने बैठ गए और एक ही जगह पे चले गए। दूसरा आप क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो तो आप और क्या यूज कर सकते हैं, साइकिलिंग भी यूज कर सकते हैं। और साइकिलिंग के तो दोगुने फायदे हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ भी बरकरार रहेगी और बढ़िया हो जाएगी। तो ये हमारे किसके फायदे हैं सारे, एनर्जी को कंजर्व करने के फायदे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फूड के कंजर्वेशन के बारे में। अब आप कहोगे कि मैम फूड को कंजर्व करने की क्या जरूरत है। मान लो कभी कोई आपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गए, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, तो अगर आपके पास में आपका खाना आपने बचा के रखा है, स्टोर करके रखा है, तो वो आपके उस वक्त में काम आएगा। और खाने को कंजर्व करने के, बचा कर रखने के, प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके तो हम अपने घर में ही करते हैं, जैसे कि दूध को उबाल कर रखना। अगर आप दूध को उबाल कर रखते हो तो दूध आराम से 2 से 3 दिन चल जाता है। और अगर आप दूध को उबालते नहीं हो तो वो आपका सुबह से शाम में ही दूध क्या हो जाता है, फट जाता है और वेस्टेज होता है। ऐसे ही जो हमारा अनाज है, हम उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियां डाल के रखते हैं, या फिर कई बार कुछ टैबलेट्स भी होती हैं वो भी हम डाल के रखते हैं, जिससे कि हमारे अनाज में घुन ना लगे। बड़े बड़े गोदामों में ऐसे ही अनाज को रखा जाता है ताकि चूहे जैसे या कोई जानवर उसके ऊपर क्या नहीं करें, उस अनाज को खराब नहीं करें। आपने घर में देखा होगा कि आपकी जो नानी दादी हैं वो क्या बना के रखती हैं, अचार बना कर रखती हैं। उसमें खूब तेल डलता है, खूब नमक डलता है, मुरब्बे बनते हैं जिसमें बहुत सारी चीनी डलती है। तो ये चीनी डालना, तेल डालना, नमक डालना, ये सारे क्या हैं, खाने को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, जिनसे आपका खाना लंबे समय तक चल सके। तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास में, हम खाने को सुखा सकते हैं। जैसे कि आपकी काफी सारी जो सब्जियां होती हैं उनको आपकी नानी दादी क्या करती हैं, छतों पे सुखा देती हैं। जैसे कि जो ग्वार फली है उसको क्या कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, और सुखा के उसको बाद में हम यूज कर सकते हैं। तो ड्राइंग हो रही है, आप फ्रीजर में चिल करके रखते हैं। जो नॉन वेज होता है, जो नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है, जैसे कि आपका मीट है, फिश है, इनको क्या कर सकते हैं, डीप फ्रीजर्स में रख के उनको फ्रीज और चिल किया जा सकता है और उनको लंबे समय तक फ्रीज किया जा सकता है। वेजिटेरियन डाइट में आप देखिए, जैसे आपका स्वीट कॉर्न है उसको फ्रीज किया जाता है। बहुत सारे घरों में तो मटर को भी क्या किया जाता है, सर्दियों में फ्रीज करके गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कैनिंग है। आपने देखा होगा आपके पाइनएप्पल आते हैं, कैन के अंदर आते हैं, और बहुत सारे जैसे कि आपके जो चने छोले होते हैं, राजमा होते हैं, ये सब कैन्स में आपके आते हैं। तो आप छोटे छोटे अगर कैन बना के इन खाने को प्रिजर्व करें तो ये आपके नेचुरल कैलामिटी के टाइम में काम में आ सकते हैं। उसके साथ में आप पास्चराइजेशन कर सकते हैं, दूध को उबाला जाए, साथ में आप सॉल्टिंग, नमक ऐड किया जाए, पिकलिंग करी जाए और शुगरिंग करी जाए, चीनी ऐड करी जाए काफी सारी, जिससे कि आपका खाना खराब ना होए। तो ये थी हमारी फूड की बात। और फूड आता कहाँ से है, फॉरेस्ट से आता है। तो हमें हमारे फॉरेस्ट को भी कंजर्व करना है। अगर मान लीजिए आपने अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर लिया तो आपके जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो क्या है, हमारे अर्थ के लंग्स हैं। इनसे हमें क्या मिल रहा है, फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। जो फॉरेस्ट्स हैं वो हमारी मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, सॉइल कंजर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी का हब है। हमारे फॉरेस्ट जो है वो कितना बड़ा गढ़ है, कितनी सारी प्रजातियों का, पेड़ों की और पौधों की और जीव जंतुओं की। तो अगर हम हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व करते हैं।
अगर हम फॉरेस्ट्स को बचाते हैं तो हम वाटर कंजर्वेशन भी करते हैं। हम अगर फॉरेस्ट को बचाते हैं तो हम फूड भी हमारे लिए सिक्योर करके रख रहे हैं, क्योंकि आखिर हमारा खाना कहाँ से आ रहा है? इन पेड़ पौधों से, इन जीव जंतुओं से ही तो आ रहा है। तो अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो हम क्या क्या कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी का भी कंजर्वेशन कर रहे हैं। साथ ही में हम लाइवलीहुड को भी सस्टेनेबल बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन भी कर रहे हैं, जंगली जानवरों का भी बचाव कर रहे हैं, और हम कॉन्जर्वेशन कॉन्शियसली कर रहे हैं। साथ ही में हम वाटर कॉन्जर्वेशन भी कर रहे हैं, और जब हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं तो हम बहुत सारे जानवरों का घर भी बचा रहे हैं, हैबिटेट का रेस्टोरेशन भी कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन हम कैसे, या फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं? कि जिन फॉरेस्ट को हमने काट दिया है उन फॉरेस्ट को दोबारा उगाया जाए, जो फॉरेस्ट अभी हमारे पास है उनको बचाया जाए, उनको रिटेन किया जाए, और जो आसपास की लोकल कम्युनिटीज हैं वो अपने आसपास के फॉरेस्ट को बचाएं। आपने चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना होगा, आपने सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चिपकू मूवमेंट जो चलाया गया था इसके बारे में सुना होगा, कि जब पोचर्स और पेड़ काटने वाले आते थे तो ये इन पेड़ों को गले लग जाते थे, और ये कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटने हैं तो पहले आप हमें काटिए, उसके बाद पेड़ काटना है। तो अगर जो जंगल है उनके पास वाली जो कम्युनिटीज हैं उनका पार्टिसिपेशन मिल जाए, जो कम्युनिटीज उस जंगल में रह रही हैं, कितनी सारी आज ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं वो हमारे जंगलों में रह रही हैं, अगर उनका पार्टिसिपेशन हमें मिलता है, उनकी भागीदारी हमें मिलती है, तो हम हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट ऑलरेडी हमारे पास है उनका हम रिटेंशन करें, और जहां पर हम डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं वापस से रिफॉरेस्टेशन करें, पौधारोपण करें और नए फॉरेस्ट को बनाएं। तो ये था कि कैसे हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं, कैसे हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को, सॉइल को, वाटर को, एनर्जी को, फूड को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं उनमें आने वाली प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, और कैसे हम हमारा कर्तव्य जो हमारे इन्वायरमेंट के प्रति है उसको निभा सकते हैं। ये सारे तरीके मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे हमारी 3R पॉलिसी के साथ में, जहां हम बात करेंगे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के बारे में, और जानेंगे अलग अलग तरीके कि कैसे हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं, कैसे जो हमारा सामान है जब हमारे काम का नहीं है उसको हम वापस काम में ला सकते हैं, और कैसे हम यूज करी हुई चीज को वापस से रिसाइकिल करके एक नई चीज बना सकते हैं। साथ में हम जानेंगे ऐसे एक्शंस, ऐसे स्टेप्स जिनसे हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।